बंजर खेत, सूखे तालाब, खाली कुइयां और बावड़ियां जैसे मुंह चढ़ाती हूं। अब तो पाताल में भी पानी नहीं। सूरज की पहली किरण से दिन ढलने तक बस पानी की तलाश में दिन बीतते हैं। यहां खेती करना किसी चुनौती से कम नहीं। कहीं सूखी धरती में उम्मीद के अंकुर मुरझाए दिखते हैं, तो कहीं सपने बाढ़ की भेंट चढ़ गए हैं। पलायन का दर्द झेलती बूढ़ी आंखों की उम्मीद अब टूटने लगी है। विषैले पानी से यहां घर के चिराग बुझ रहे हैं। तो अब क्या है, जब गरीब को तो मरना ही है, भुगत भुगत का ना। हमारी सारी जमीन को बिना पानी रेगिस्तान कर दिया। ये सिंचाई सब गंदे नाले से होती है, बारियां हैं, ये फसल पूरी खराब हो जाती है, बीमारियां भी बनती हैं इससे। बाढ़ जब आती है, अक्टूबर को आई है, जो ये उफान ले गया है, उफान से ये सारा फसल गड़ गई है। बाजरे की फसल गड़ चुकी है आपकी हमारी। पूरे हिंडौन के एरिया में 2-2.5 फुट के करीबन पत्थर की सलाह है, जो उससे नीचे बोर जाता नहीं है और तेलिया पानी निकलता है सारा। खेती के लिए तो पानी है ही नहीं। ऐसा पानी रही है 2-4 साल में हम गांव को छोड़ना पड़ेगा। ये के संग अचानक रात में नदी आई, दिन बाबा तो सब भज्जा में रात में आई, तो एक संग नहीं या तो मर गई बढ़िया सा ना, तो पानी नहीं, क्या करे। ये पूर्वी राजस्थान है, भारत के बहुरंगी प्रांत का एक हिस्सा आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। कला, किले, रंग और संस्कृति राजस्थान की वो अनूठी पहचान जो इसे देश विदेश में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाती है। मगर विडंबना ये कि सैलानियों को जिंदगी की सबसे सुनहरी यादें देकर विदा करने वाला ये बहुरंगी प्रदेश यहाँ के मूल निवासियों के लिए एक अंतहीन संघर्ष का कारक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित राजस्थान, जिसकी जनसंख्या में हिस्सेदारी तो 5.5% है, लेकिन जल संसाधन में हिस्सा सिर्फ 1%। यहां जमीन और सूरज का प्रकाश तो ज्यादा है, लेकिन जल संसाधनों की बहुत कमी है। कर्ज में डूबे किसान जैसे उधार की सांसें ले रहे हों। सिंचाई होगी तो ही फसल उगेगी, और पानी का इंतजाम करने के लिए बोरवेल पर लाखों का खर्चा करना होगा। मोहनपुरा के किसान नंद किशोर ने 2 साल पहले काफी खर्चा करके बोरिंग करवाई थी। तब से अब तक 4 बार बोरवेल पर पैसा लगा चुका है, और अब तो हालत ये है कि करीब 1170 फीट नीचे तक खुदाई करने पर भी पानी नहीं। पहले में 90,000 का खर्च आया साहब, दूसरा में 1,10,000 का खर्च आया, तीसरा में 1,40,000 का आया, और चौथा में 1,70,000 का खर्च आया। टोटल मिला के आप देखो ये कितने खर्च हो गए। अब किसान कहाँ से चुकाएगा, वो जमीन बेचने की नौबत आ रही है, और बच्चों को कहाँ से पढ़ाए, पेट में खाने को भी अन्न पैदा नहीं हो रहा। पूर्वी राजस्थान में पानी की समस्या सुलझाने के लिए किसानों को एकजुट करने का प्रयास कर रही किसान संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष श्री राम निवास मीना का कहना है कि क्षेत्र में भूमिगत जल और सतही पानी दोनों का ही अभाव है। सरकार की ओर से कुछ एक प्रोजेक्ट्स और योजनाएं चल तो रही हैं, लेकिन जब पूरे प्रदेश में ही भूजल लगभग समाप्त है, तो ऐसी स्थिति में ये योजनाएं कितना ही असर डालेंगी। जो पहले कुएं हुआ करते थे, बावड़ी और पोखर तालाब जो होते थे, उनसे पानी लिया जाता था, वो पूर्ण रूपेण समाप्त हो गए हैं। कुएं की जगह बोरवेल ने ले लिए। जो बोरवेल हैं वो अब तक चलते रहे, और अब स्थिति ये है उन बोरवेलों की कि उनका जो भूमिगत जल स्तर है वो बहुत नीचे चला गया है।
उस जल स्तर तक बोरवेल करने पर या तो पानी खारा आता है या फ्लोराइड युक्त होता है, तथा कुछ जगह बहुत बदबूदार और काला पानी होता है जो जिसको कि आदमी इंसान के द्वारा पीना संभव नहीं है। भूजल कम होने से पानी प्रदूषित हो रहा है, मगर प्यास से बेहाल लोग मजबूरी में यही दूषित पानी पी रहे हैं। बीते वर्षों में जल में आर्सेनिक, लौहांस और कैडमियम फ्लोराइड जैसे विषैले तत्व आदि की मात्रा अधिक होने से बीमारियां बढ़ गई हैं और लोगों को स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अलवर के लक्ष्मणगढ़ का रहने वाला संजय सपेरा, जो कुछ वर्ष पहले तक पास के ही गांव में मजदूरी का काम करता था, विषैले पानी के सेवन से अपंग हो गया है और अपनी बच्चियों का पेट भरने के लिए आज भीख मांगने को मजबूर है। पहले मैं बढ़िया था, खूब ढंग का मेहनत मजदूरी करता था। अब जैसे ये पानी की वजह से मैं अपाहिज हो गया हूँ, पैर लाचार हो गया। मेरे बच्चे हैं, 2 लड़की है मेरी, इनका आगे भविष्य कैसे बनेगा। हमारी बस्ती के अंदर कम से कम ज़्यादा नहीं तो 50% बीमार आदमी है, अपाहिज है। अब बताओ हम लोग क्या करें, कहाँ जाए हम। हमारे बच्चे 2-2 किलोमीटर दूर पानी के लिए जाते हैं। कुछ 4-5 साल पहले तो थोड़ा पानी था, इस टाइम वो कोई पीने के लिए बिल्कुल पानी नहीं है यहाँ पर। पानी भरने के लिए जाते हैं तो हमको 2-3 घंटे लग जाते हैं पानी भरते को। हम सब दिन क्या के पानी भरें कि हमारा घर का काम करें, अब हमारे बच्चों को संभालें। सब हम खुद भी अपंग हो गए, पानी लाते हमारे घोंटुओं में पानी पड़ गया, हमारे बिल्कुल पाँव चले नहीं जाते हमारे। पहले साहब हमारे क्या है कि हमारे ये घर वाली है सब है ना, पानी की मटका से लेके आती थी सर पे उतर के, और वो पानी लाते लाते जब देखा रामनाथ जी ने कि ये तो बहुत परेशान है बेचारे गांव के, उन्होंने एक बोर कटवाया। अब वो बोर का पानी बहुत स्तर नीचे गया साहब, फिर पीने साहब अरे ये हाथ पैर पेट वगैरह कुछ भी, बुखार वगैरह, जवान वगैरह कुछ भी, मतलब है ना कैंसर तक हो जाता है साहब। इसके पानी से हमारा एक बच्चा बीमार हो चुका और उसको हम लेके गए साहब हॉस्पिटल, इलाज करवाया तो उन्होंने कैंसर घोषित कर दिया और काफ़ी पैसा लगाने के बावजूद वो बच्चा है ने आखिर में ख़त्म हो गया साहब अस्पताल में, और उसको हम यहाँ घर लेके आए। और बाद में साहब ये बच्चे हमारे पड़ोसों में ये भी बीमार हो जाते हैं बेचारे, इनको भी दवा देनी पड़ती है। पानी में घुला जहर अब धीमी मौत का कारण बन रहा है। अस्पताल बीमार लोगों से भरे पड़े हैं और टीबी, गठिया, बांझपन, स्टोन व कैंसर जैसी बीमारियां यहां आम हो चुकी हैं। सालों की मेहनत से जोड़ी गई सईदन की जमा पूंजी अब दोनों बच्चों के इलाज में लगभग पूरी खर्च हो चुकी है। पानी गंदा आया नलन में, वही हमने छान के पिया है। अब फिर टीबी बन गई, उसके बुखार आ गया, बुखार में टीबी बन गई। टीबी बन गई जब मादापुर चले गए, मादापुर से भर्ती कर लिया, फिर दवाई गोली दबाई, पैसा लगभग 30-40 हज़ार रुपया खर्चा आएगा। कर्जा पे पैसा लिया हमने। बीते सालों में ये स्थिति और अधिक बिगड़ गई है। मोहनपुरा में पानी इतना दूषित और बदबूदार है कि उसे पीना मुमकिन नहीं। स्थानीय स्कूल के बच्चों की सुविधा के लिए श्री राम निवास मीना की सहायता से स्कूल के प्रांगण में ही जल शोधक संयंत्र लगवाया गया था, लेकिन बोरवेल से निकलने वाले पानी की गुणवत्ता इतनी खराब है कि आरओ का फिल्टर किया हुआ पानी भी पीने लायक नहीं। इसमें इतनी स्मैक आती है तो बच्चे पीते नहीं है इस पानी को। आरओ लगने के बाद में बच्चे जब घरों से बोतलों में पानी लेके आते हैं तो लंच में ख़त्म हो जाता है। फिर ख़त्म होने के बाद में या तो बच्चा क्लास छोड़ के घर जाए या फिर वो गंदे पानी को ही पिए। अगर पानी हो तो हमारे बच्चे पढ़ाई क्यों छोड़े, बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं और काम धंधे दूर दूर जाते हैं, दिल्ली, जयपुर, अजमेर, और दूर दूर जाके हमारा पेट गुजारा करते हैं। पानी की समस्या हो तो हमारे बीघा 2 बीघा 3 बीघा ज़मीन है, उसमें से कमा के खाएं, दूर जाने की ज़रूरत नहीं है।
और अगर ऐसी हालत रही तो हमको ये घर बार सब छोड़ के जाना पड़ेगा। देश के सबसे बड़े राज्य में 13% भूमि कृषि योग्य है, लेकिन जल हिस्सा मात्र 1%। यहाँ की कुल आबादी का 70% हिस्सा कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों पर ही निर्भर है। तो पानी पीने की इतनी बड़ी किल्लत है कि शुद्ध और पर्याप्त मात्रा में अधिकांश जगहों में पानी नहीं मिल पा रहा है। साथ ही खेतीबाड़ी के लिए तो पूर्ण रूपेण इस बात पर निर्भर है कि बरसात अगर हो जाती है तो कुछ रबी और खरीफ की फसलें हो जाती हैं। बाकी अधिकांश एरिया है जो फसल विहीन होता है, जिसमें रबी की फसल तो बहुत ही कम एरिया में होती है क्योंकि उसके लिए पानी चाहिए। पानी से जाता, गेहूँ भी हो जाता, सरसों भी हो जाती, जौ भी हो जाता, चना भी हो जाता, और अब कुछ भी नहीं है बिना पानी बिना। सब्जी भी हो जाती, अब हम मोल कतेक लेकर खाऊंगा, अनाज भी कितना ले आएंगे, सब्जी भी कितनी मोल लेंगे। बरसात बरस रही नहीं है रही तो हम मजदूरी भी कितनी करा तो हमको 300 रुपया मिलता है, तो 300 रुपया में हमारा क्या होता है। बैंकों से लोन लिया है, क्रेडिट कार्ड लिया है, वो क्रेडिट कार्ड को दे नहीं सकते क्योंकि हमारे बिना पानी पैदा ज़मीन में नहीं हो सकती। ज़मीन सूखी है, बिना पानी बंजर है, तो हम किसान हैं नहीं जो अब बिल्कुल ही बिना पानी मरने की जाते। पीने को पानी नहीं है हमारे पास में। पीने के पानी के लिए हमारे परिवार सारे किसान बेचारे घबरा रहे हैं। करौली जिले का जीवनदायी जगर बांध आज खुद प्यासा है। इस बांध से मुख्य नहर सहित 8 छोटी नहरें जो लगभग 240 से अधिक गांव को सींचती थी, पिछले 2 दशकों में बांध में पर्याप्त भराव न होने से सूखी पड़ी हैं। पेयजल और सिंचाई संकट को दूर करने के लिए करीब 20 सालों से प्रस्तावित चंबल पांचना जगर लिफ्ट परियोजना हर बार चुनावी मुद्दा तो बनती है, लेकिन अब भी ये परियोजना केवल कागजों तक ही सीमित है। वर्तमान में हिंडौन क्षेत्र के प्रमुख जल स्रोत जो जगर बांध है उसकी पार पर खड़े हुए हैं। ये करीब 250 गांवों का जल स्रोत है जहां से पानी के लिए लोगों की आस है, लेकिन इसमें सिर्फ बरसातों के समय पे ही पानी आता है, उसके बाद में पानी नहीं आता है। और इधर की साइड में जो देखेंगे ये बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे ये अभी बरसात हुई है उससे ये हरियाली यहाँ दिखाई दे रही है, लेकिन गर्मियों के दिनों में मई जून जुलाई में यहाँ बिल्कुल सूखा रहता है और पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। और सरकार को हमने कई बार यहाँ पे ज्ञापन चेतावनी भी दी है, लेकिन सरकार का जगर बांध की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। और इसमें जो पानी इकट्ठा हुआ है ये सिर्फ किसी नदी का पानी नहीं है, ये जो बरसातों का पानी है जो इकट्ठा होता है वो इस बांध में आता है। और इस बांध में आने से पानी यहाँ इकट्ठा होता है। उसके बाद में आज से कम 30-35 साल पहले इस बांध को भरा, उसके बाद में ये नहर चालू हुई, लेकिन उस 30-35 साल के अंदर ये खाली पड़ा हुआ है। और करीब 250 गांव यहाँ के इस प्रमुख स्रोत होने की वजह से यहाँ पानी की अव्यवस्था है। पानी का जल स्रोत भी बहुत नीचे गया हुआ है। जो ERCP योजना चल रही है उसके तहत भी इस बांध को सम्मिलित किया गया है, लेकिन यहाँ पर अभी तक पानी के लिए राज्य सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बांधों की बात करें तो प्रदेश के ज्यादातर बांध आज या तो सूख चुके हैं या फिर उनमें बस सीमित मात्रा में ही पानी बचा है। जयपुर, अजमेर और टोंक जिलों की लाइफलाइन कहलाने वाले बीसलपुर बांध में महज 22% पानी बचा है। यही हाल प्रदेश के बाकी बांधों का भी है। यूं तो राज्य में बांधों की कई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, पर वे सब बस कागजों पर ही दिखती हैं। वैश्विक तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप बदली जलवायु से हालात और भी बिगड़ रहे हैं। पूर्वी राजस्थान में पानी की विकराल समस्या जनजीवन और कृषि दोनों पर ही असर डाल रही है। विधवा द्रौपदी देवी घर में अकेली रहती हैं। दोनों टांगों में स्टील की प्लेट्स हैं और कमजोर हड्डियों के चलते गिरने से
बाजू की हड्डी भी चटक गई है। देखभाल करने वाला कोई नहीं। आस पड़ोस वाले 2-3 दिन में एक आध पानी की बाल्टी छोड़ जाते हैं। इसी एक बाल्टी से खाने पीने और नहाने का गुजारा चलता है। द्रौपदी देवी को शिकायत है कि अगर गांव में पानी की समस्या नहीं होती तो बच्चों को रोजगार की तलाश में शहर में नहीं भटकना पड़ता। घर परिवार साथ रहकर यहीं खेती बाड़ी करता और उन्हें बुढ़ापे में अकेले इतने कष्ट न झेलने पड़ते। हमारा बालक है तो कुमाबा खबा जाता हमारे यहाँ धनी कोनी, और बालक यहाँ हमारा किनार रहे तो इनकी मेहनत मजदूरी कोनी। हम सब तरह से दुखी इंसान है। हमको कोई को संभाल रहा हो या बस्ती में पानी को रही हो, चल रहा हम पानी बिगड़ दूर से भापरी बहू जावे, एक बाल्टा पानी में लिया पानी पटेक देती है, दिन पर 2-4 दिन में जाए तो मैं नालू बासू नहीं कतई सवा को नहीं। देश का सबसे संकटग्रस्त राज्य है तो भूजल दोहन भी असामान्य रूप से ज्यादा है। पानी का दोहन तो अंधाधुंध तरीके से हो रहा है, लेकिन रिचार्ज उस स्तर पर नहीं हो रहा जिसकी जरूरत है। 3 दशक पहले तक सुरक्षित समझे जाने वाले क्षेत्र आज डार्क जोन में बदल गए हैं। राज्य के 295 ब्लॉक्स में से आज की तारीख में केवल 45 ब्लॉक्स ही सुरक्षित हैं, जबकि ऐसे 34 ब्लॉक्स क्रिटिकल और 28 ब्लॉक सेमी क्रिटिकल श्रेणी में आ चुके हैं। करीब 71.22% ब्लॉक्स तो अति दोहित श्रेणी में हैं। जल स्तर रोजाना 1.5 इंच जमीन के नीचे से कम होता जा रहा है। राज्य जल विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जल दोहन का सबसे अधिक प्रभाव -1.88 मीटर गिरावट के साथ दौसा ब्लॉक में हुआ है। मतलब साफ है, आधे से ज्यादा राज्य में जमीनी पानी कभी भी समाप्त हो सकता है। जयपुर से लगभग 32 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक बाणगंगा नदी पर बना लगभग 124 वर्ष पुराना रामगढ़ बांध, जो जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह द्वारा 1897 में बनवाया गया था, अद्भुत वास्तुकला का प्रतीक ये बांध 1982 में हुए एशियाड में यहां आयोजित नौकायन प्रतियोगिता के लिए भी प्रसिद्ध है। कभी पानी से लबालब भरा रहने वाला रामगढ़ बांध न सिर्फ जयपुर बल्कि आसपास के इलाकों के 30 लाख से अधिक लोगों की प्यास बुझाता था और हरे भरे जंगलों में हजारों जीव जंतुओं और साइबेरियन प्रवासी पक्षियों का भी आश्रय स्थल था। मगर प्रशासन की उदासीनता और भूमाफियाओं के अतिक्रमण के चलते पिछले 16 साल से सूखा पड़ा बांध आज अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। बांध के सूखने से पेयजल और सिंचाई पर तो असर पड़ा ही है, साथ ही पास के अभयारण्य क्षेत्र में भी प्रवासी पक्षियों का आना बंद हो गया है। मगरमच्छों पर संकट खड़ा हो गया है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना द्वारा इस बांध को पुनर्जीवित करने की योजना भी अब तक बस कागजों में ही अटकी है। ये राज्य के लोगों का दुर्भाग्य ही है कि पिछले कई दशकों में यहां सरकारें तो कई बार बदली, मगर राजस्थान के गौरव रामगढ़ बांध की दशा नहीं। 2004 से मैं देखता आ रहा हूँ इसमें। 2004 में इसमें करीबन 75 इंच तक पानी था, पानी का लेवल जो था, और 2007 तक कम से कम इसमें पानी था। 2007 में भी 4-5 फुट इसमें पानी था, तब तक ये धीरे धीरे गिर चुका था बिल्कुल लेवल। अब इसमें क्या, पहले परियोजना जो ये पानी वाली जयपुर सप्लाई थी वो ये बांध में से ही थी, अपने इसी बांध में से। तो ये सरकारी योजना आई ना, तो उसमें इन्होंने बोरिंग वगैरह लगाए थे, तो ज़मीन का लेवल भी इन्होंने 2 साल तक पानी चालू रहा जयपुर की सप्लाई, तो वो नीचे का लेवल भी इसका खींच चुके पानी का। उसके बाद से ये बांध आज तक ऐसे की ऐसे ही है, गिरता ही जा रहा है, उठने की कोई संभावना नहीं है इसकी। वीरान है सर पूरी, ये जो पहले की ये जो जितनी भी संपदा है सब टूटी उटी हुई है, सब बिल्कुल उजड़ चुका है, कुछ भी नहीं है, जबकि प्राचीन बांध है ये। बांध ये वीरान हो चुका है तो किसान लोग भी वीरान हो चुके हैं, यहाँ के कुछ भी नहीं है यहाँ। मेरे बोरिंग में कम से कम भी 2.5 लाख रुपए का खर्चा आया भी, मतलब उसके अंदर, तब भी मेरे को 1000 फीट जाकर के नीचे पानी मिला है। यहाँ के किसान लोग सब आसपास के 50 किलोमीटर के क्षेत्र में जितने भी हैं वो सब परेशान है। इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे पा रहा है, ना तो कोई गवर्नमेंट ध्यान देती है, ना कोई नेता लोग, ना कोई मंत्री लोग, कोई भी इस बांध की परवाह नहीं कर रहे हैं। पूर्वी राजस्थान में जीवन आसान नहीं।
मेघ का ना बरसना तो मुसीबत है ही, पर मेघ ज्यादा बरस जाएं तो भी जीना दूभर है। अरे खेतन में देखे हरियाली छा रही है, बादलों ऐसे हो गया यो। अरे या काटू के नड़ावे मजूर लाऊ रे मेरे ओरा। वर्षा के अभाव में खाली पड़े जोहड़ मानव की लाचारी का एहसास दिलाते हैं। खाऊ के नड़ाऊ भी आयो। पर एक सच्चाई ये भी है कि अतिवर्षा की स्थिति में यही वर्षा जल विनाशकारी बाढ़ के रूप में चंबल के आसपास के क्षेत्रों में जीवन के लिए खतरा बन जाता है। चंबल आती है तो पानी बढ़ने लगा है, बरसात हो जाती है चंबल बढ़ने लगी है तो थोड़ा थोड़ा पानी बढ़ने लगा है, तो बढ़ता ही जाता है पानी आया था तो हमारे घर डूब जाते हैं, घर की तरफ से आगे निकल जाता है पानी, फसल को नष्ट कर देता है बिल्कुल। जो बाजरा, राहर, सरसों, चना, सबको ग्वार, इसको सबको ख़त्म कर देते हैं। तो हमारे हम सोरे सा 22 में तो हमारी खाटन के नीचे पानी आया था। दूसरे भाई ने कही कि तुम क्या कर रहा है, पानी बढ़ने लग गया, वहाँ से भगे जाएंगे तुम से। थोड़ा सा हम निकलने लगे, यहाँ से निकलने लग गए तो बच्चे को हम निकाल के ले गया था। वो ये सब घर गुरे फसल को जाके हमारे घर में जो गेना सब कुछ सब बह गया बिल्कुल टोटल पूरा, कुछ भी नहीं बचाया हमारे लिए, खाना नहीं बचाया खाने के लिए हमारे घर में बिल्कुल। और सब कुछ चलो आता है, पशु को चारा नहीं, पशु बह जाता था हमारा। औरत की डिलीवरी हो जाती है तो वो खतरे में आ जाती है सब पूरी, औरत को ख़त्म हो जाती है, बच्ची ख़त्म हो जाता है, चारा सबसे नदी नाला भर जाते हैं तो निकलने को रास्ता नहीं है हमारे लिए, तो हम किधर जाएंगे। ये अस्साल होते है, अस्साल हमारी फसल डूबे चे चंबल आई था, आपके घर गुरे बुड़ गए, हमारी भैंस बकरियाँ गई और फसल वगैरह गया पूरा। आप फिर चंबल उतर गई सी आगे घर पे, और मैं इतने खच्चन में डोलो करते हैं बच्चा बच्ची आपकी लकैया को कैया जो हत्ती खाना पियाना का सामान चकरा बेलना सब आपको बह गए। जो आप आए देखे बाहर कुछ नहीं मिला है आपको। और कने 20 फुट पानी ऊपर चले घन्ने पे, जब क्या बचेगा, आपको कुछ नहीं बचा है। बाढ़ आई, हमारे मानो घर में रह गए घिरे, किश्ती आई, हमारे किश्ती से हमारे जय प्रवाह बिल निकाल के हमारे ले गए सा, हमारे समिया उड़ना लत्ती नाज पानी सब में बेगा। एक संग अचानक रात में नदी आई, दिन बाब तो सब भज्जा में रात में आई तो एक संग नहीं रखान दे दरे खा रखा करे, पानी भर जाता सीधो नो कूद बैठे थे, सा नो कूद बैठे थे आते नो और पानी भर जाता है। हम बाल बच्चे ने पारे और के घर घूरे समारे, और बोलो सा हम मरे कि क्या करे सा, हम तो मर गई बढ़िया जाती, सुन ली जा क्या करें हम। राजस्थान की इकलौती 12 मासा नदी चंबल हर साल प्रदेश के लाखों किसानों का जीवन अस्त व्यस्त कर देती है, करोड़ों का नुकसान होता है और अनेकों घरों के चिराग बुझ जाते हैं। मॉनसून में जल स्तर बढ़ने से पूर्वी राजस्थान के निचले इलाके विशेषकर कोटा, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर जिलों में भयंकर बाढ़ से पानी घरों में घुस जाता है, कच्चे मकान ढह जाते हैं, हजारों मवेशी बह जाते हैं और इंसानों की जान पर खतरा मंडराने लगता है। बरसाती पानी के उफान से चंबल सहित कुन्नू, कुल, पार्वती, काली सिंधादी अन्य सहायक नदियों का अधिशेष जल भी कोटा बैराज के अति प्रवाह के साथ व्यर्थ बह जाता है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से लगभग 5 गुना अधिक हर साल व्यर्थ बह जाने वाले इस अधिशेष जल का यदि सही उपयोग किया जाए तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का पानी सूखाग्रस्त क्षेत्र को मिलने से दोनों का ही फायदा होगा। 26 विभिन्न बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं द्वारा
दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बनास, बाणगंगा, गंभीरी आदि नदियों के उपबेसिन में ले जाने से हर साल विनाशकारी बाढ़ की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा और प्यास से बिलखते राज्य के 13 जिलों को एक नया जीवन भी। साथ ही वर्षा ऋतु के दौरान उपलब्ध अतिरिक्त पानी से राज्य के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जिलों में 67% कृषि क्षेत्र एवं 13% आबादी को जलापूर्ति होने से भूजल का अनावश्यक दोहन रोकने में भी मदद मिलेगी। हर साल सूखे और बाढ़ की दोहरी मार झेलते प्रदेश के किसानों के लिए ERCP यानी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना आशा की एकमात्र किरण है। ये योजना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान में जल आपूर्ति करने वाले स्रोतों में एकमात्र चंबल नदी ही है जिसके बेसिन में सबसे अधिक पानी है। मगर कोटा बैराज के आसपास का क्षेत्र मगरमच्छ अभयारण्य घोषित होने के चलते इस पानी का सीधा इस्तेमाल संभव नहीं। वैसे वर्षों पूर्व प्रस्तावित इस परियोजना को कागज पर उतरे तो लगभग 5 वर्ष बीत चुके हैं, मगर मरुभूमि की ये इकलौती आस निकट भविष्य में भी पूरी होती नहीं दिखती। 2016 के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्रीमती वसुंधरा राजे ने इसकी जांच पड़ताल कराई और पानी की व्यवस्था के लिए एक सर्वे कराया। उस सर्वे के बाद में एक प्राइवेट कंपनी से इसका ड्राफ्ट तैयार कराया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराई और राजस्थान को पूर्वी राजस्थान को चंबल नदी का पानी नहरों के द्वारा जो 13 जिले इससे प्रभावित हैं उन 13 जिलों में जिसमें मुख्य रूप से धौलपुर है, धौलपुर, भरतपुर, करौली, अलवर, जयपुर, दौसा, अजमेर, सवाई माधोपुर, बारां, कोटा, बूंदी, झालावाड़ आदि जो ये ज़िले हैं 13, इन ज़िलों में पानी की आपूर्ति के लिए सर्वे कराया गया। मुख्यमंत्री जी ने इस बजट को देखते हुए कि यह इतना पैसा राज्य सरकार खर्च नहीं कर सकती, इस योजना को केंद्र सरकार के पास 2017 में भेज दिया गया ताकि यह योजना केंद्रीय योजना का रूप लेकर के इस योजना को इन 13 जिलों के लिए लागू किया जा सके और इन 13 जिलों में पानी की आपूर्ति संभव हो। 2018 में विधानसभा के चुनाव आ गए और राजस्थान में विधानसभा के चुनाव के दौरान भी इस बात को उठाया गया कि ERCP पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को केंद्र सरकार इसको जल्दी ही लागू करेगी और इस पर गहनता से विचार करेगी। इस योजना पर सिर्फ इतना संभव हुआ कि जल मंत्री राजस्थान का ही व्यक्ति श्री शेखावत जी को बना दिया गया, लेकिन उसके बाद में इस योजना पर कोई काम नहीं हुआ। इस योजना को न ही तो राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण समझ रखा है और न ही केंद्र सरकार ने इसको महत्वपूर्ण समझ रखा है। शायद इन सरकारों का ये भी मकसद हो सकता है कि चुनाव जैसे आएँ उस समय इस योजना को घोषित किया जाए और इसका श्रेय पार्टी को मिले। तो यही प्रयास कांग्रेस सरकार कर रही है, यही प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इन कारणों से ये परियोजना अनावश्यक रूप से लेट होती चली जा रही है। कभी परियोजना लागत में योगदान, अन्य राज्यों की असहमति, तो कभी ड्राफ्ट के तकनीकी पहलुओं को लेकर आरोप प्रत्यारोप में उलझे सभी राजनैतिक दल समाधान के बजाय विवाद का राजनैतिक फायदा उठाने को ज्यादा उत्सुक दिखते हैं। ERCP को हम लोगों ने शुरू करा, उस पर काम करने के बजाय उसको विवाद में घुसेड़ने का काम इन्हें किया। आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो नहीं करो, वो लड़ाई चलती रहती डेमोक्रेसी के अंदर। इस परियोजना से राजस्थान की 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। मैं आपको यह आश्वासन देना चाहूंगा कि केंद्र सरकार इस मांग के प्रति सकारात्मक रुख रखेगी। देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय परियोजना का वादा यहाँ करके गए थे, उसको आज तक नहीं निभाया। और जब कोई प्रोजेक्ट अप्रूव ही नहीं हो रहा है, उसके पहले उसकी DPR अप्रूव होने से पहले उसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिए थे। पैसा हमारा
और राजस्थान में राज हमारा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहते हैं कि इस काम को बंद कर दो। मध्य प्रदेश सरकार ने ऑलरेडी राजस्थान सरकार को भी आपत्ति दर्ज कराई है और भारत सरकार को भी आपत्ति दर्ज कराई है कि आप 50% डिपेंडेबिलिटी पर परमिशन नहीं देंगे। यदि देंगे तो हम भी 50% पर प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो राजस्थान को आज जितना पानी मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। सवाल ERCP को नेशनल प्रोजेक्ट बनाने का है और जवाब ना केंद्र के पास है और ना ही राज्य के पास। देश में इस समय कुल 16 राष्ट्रीय परियोजनाएं चल रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पानी की कमी झेल रहे राज्य में एक भी राष्ट्रीय स्तर की परियोजना नहीं। सियासी दांवपेच की शिकार पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना आज एक ऐसी मरुस्थली मृग तृष्णा बनकर रह गई है जो राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का रास्ता तो है, मगर असलियत में रेतीली जमीन पर छलावे की चमकीली बूंद से ज्यादा कुछ नहीं। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। आम जनता को शिकायत है कि अगर पानी पर सबका बराबर का हक है तो फिर पूर्वी राजस्थान के किसानों से ही सौतेला व्यवहार क्यों? प्रशासन से निराश लोग अब सीधी लड़ाई का मन बना चुके हैं। किसानों ने तय किया है कि उनका वोट अब उसी को जाएगा जो राजस्थान के लोगों को चंबल का पानी लाकर देगा। ये एक बहुत बड़ी विकट समस्या है जो आने वाले समय में शायद पूर्वी राजस्थान में पता नहीं कितनी सारी मौतें हो सकती हैं बिना पानी के, कितने सारे लोग प्यासे मर सकते हैं। ना ही कोई कुआं है, ना ही कोई तालाब है, ना ही कोई बोरिंग है, ना ही सरकार के द्वारा कोई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। हमारी कोई सरकार किसी पार्टी या किसी सरकार से कोई हमारा कोई इंडिविजुअल मतलब कोई वो नहीं है मकसद कि वो कांग्रेस है या कोई बीजेपी है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें चाहिए सिर्फ पानी। पानी आवेगा तो नहीं आवेगा तो वोट नहीं मिलेगा। अगर जो पानी की समस्या करेगा ना उसको ही वोट देंगे, ना वोट नहीं मिलेगा कोई को। स्वच्छ पानी की व्यवस्था करे, जब भी हम वोट देंगे सरकार को चुनेंगे, नहीं वरना हम कोई वोट नहीं देंगे। हमारे यहाँ वोट मांगने आएगा तो हम वोट नहीं देंगे उसको। क्यों? हमारी व्यवस्था कर पहले, जब जार वोट देंगे उसी पार्टी को वोट देंगे हम। चार राम जी आजा, कोई भी आजा, हमको तो जब व्यवस्था करेगा भाई को हम वोट देंगे, कोई को वोट नहीं देंगे। अरे भाई का तय साफ कह देंगे। जनता के बीच में आएंगे तो आपको ठेंगा दिखा दिया जाएगा, आपको वोट नहीं मिलेगा। अपने पानी नहीं मिला ना तो चाहे कोई भी नेता हो आप पड़ेंगे छूते। भैया आपके वो पानी मिलेगा तो वोट मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो आपको वोट नहीं मिलेगा। जो पानी की समस्या का समाधान करेगा उसी को वोट मानेगा। नहीं वोट से आ भी गया तो उसको डंडा मिलेगा, वोट के बदले डंडा मिलेगा। पानी नहीं तो वोट नहीं। वोट लेने के दफे तो एक एक गली में 10 आदमी आते हैं और हाथ जोड़ते हैं और सब कर्म करते हैं और हाँ कर जाते हैं और कोई पानी नहीं है। कोई भी वोट मांगने आएगा हमारे पास में, हम तो यही कहेंगे कि हमको पानी की सुविधा कर दे भाई पहले, उसके बाद में बात करना। यह प्रोजेक्ट हम किसानों के लिए जितना जरूरी है उससे ज़्यादा हम युवाओं के आगे भविष्य के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला भविष्य हम सब युवाओं का भविष्य है। ये देश सबसे ज़्यादा युवाओं के ऊपर डिपेंडेड है। प्रशासन तक किसानों की पुकार पहुंचाने का बीड़ा अब सामाजिक कार्यकर्ता एवं किसान संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष श्री राम निवास मीना ने उठाया है। ERCP को राष्ट्रीय परियोजना में लाने के लिए किसान संघर्ष समिति द्वारा जन जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। गांव-गांव में किसान महापंचायतें आयोजित हो रही हैं। आम जनता को परियोजना की रूपरेखा एवं उससे होने वाले लाभ से अवगत कराया जा रहा है। संघर्ष का नेतृत्व कर रहे श्री राम निवास मीना का कहना है कि राजनीतिक आकांक्षाएं प्रदेश के लाखों किसानों की जिंदगी से बढ़कर नहीं है, इसलिए राष्ट्रीय परियोजना आंदोलन को किसी संगठन विशेष से जोड़कर नहीं बल्कि जन आंदोलन की तरह पुरजोर उठाने की जरूरत है। सच्चाई है कि किसान एकजुट नहीं है, किसान संगठित नहीं है। जिसका लाभ सरकारें उठाती हैं, छोटा बच्चा जब तक रोता नहीं है उसकी माँ दूध नहीं पिलाती, उस बच्चे की तरह हम लोगों को एकजुट होकर के अपनी आवाज़ संगठित करके केंद्र सरकार राज्य सरकार के पास से नहीं पहुंचाई तब तक ये सरकारें हमारी बात नहीं सुनेंगी। अतः हम सामूहिक रूप से सरकार से मांग करें कि सरकार हमारी पानी की आपूर्ति करे और हमें जीने के लिए रास्ता दे। भामाशाय चले मंडराल हो भैया,
चंबल माते को मनाने भामाशाय चले मंडराल हो भैया, चंबल माते को मनाने पूरे नर नारे चले। रामनाथ जी को भामाशाह ऐसे ही नहीं कहा जाता है। उन्होंने अभी पिछले 1 वर्ष से ये जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना 13 जिलों का ये मिशन पानी का उठाया है, तो इस मिशन में उन्होंने लगातार रात दिन मेहनत करके उनकी टीम ने, और पूरे 13 जिलों में कम से कम 15 किसान सभाएं की हैं और जन जागरण अभियान चला रखा है। उन्होंने जगह जगह जाके जनता को बहुत ही इसके लिए जागरूकता के लिए किया और उनके लाभ बताने की कोशिश की है। जनता उनका साथ दे रही है और हमको ये इस योजना के लिए केंद्र सरकार से विशेष रूप से आग्रह किया जा रहा है कि आप इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें, जिससे यहाँ के किसानों को पीने के लिए और सिंचाई के लिए और उद्योग के लिए पानी मिल सके। मैंने भामाशाह रामनिवास मीणा के साथ जुड़कर जो ERCP के बारे में जाना है, मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। जयपुर शहर में रह के हम लोगों को पता नहीं लगता कि एक्चुअल वाटर की क्या प्रॉब्लम्स हैं। हमें वाटर सप्लाई सब चीज़ें यहाँ पे आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन जैसे ही मैंने विज़िट किया गांव लेवल पे तो पता लगा कि बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। फार्मिंग से रिलेटेड समस्याएं हैं, पानी पेयजल से रिलेटेड समस्याएं हैं। ERCP जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अपने राजस्थान के लिए। अगर ये आता है तो फार्मर्स को बहुत ही ज़्यादा इससे लाभ होगा। जो फार्मर्स के बच्चे जो भी हैं वो माइग्रेट करते हैं अपने सिटीज़ के अंदर और फिर भी उनको जॉब नहीं मिलता, तो इस ERCP प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने से दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर है, वहाँ पे भी काफ़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, तो युवाओं को वहाँ पे रोजगार मिलेगा। जिस तरह नर्मदा योजना नहरों के व्यापक जाल से सौराष्ट्र के 11 अति सूखा प्रभावित जिलों को पानी देकर लाखों किसानों के सामाजिक और आर्थिक विकास का कारक बनी, और थार के रेगिस्तान का सीना चीर कर निकाली गई इंदिरा गांधी नहर उत्तर पश्चिमी राजस्थान के लोगों के लिए संपन्नता की सौगात लाई। वर्ष 2023 में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लागू होते ही प्यासी धरती को पानी मिलने से यहाँ के किसानों की किस्मत भी करवट लेगी। ERCP ले आओ, चंबल के जल का अरमान ERCP ले आओ। इस परियोजना से करीब 1268 किलोमीटर का नहर तंत्र विकसित होने से 13 जिलों में पानी की समस्या खत्म होगी, क्योंकि इससे 1723 मिलियन घन मीटर पेयजल राजस्थान के लोगों को मिलेगा। इसके अलावा 2 लाख हेक्टेयर नए क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से सिंचाई शुरू हो सकेगी और औद्योगिक गलियारे के उपयोग के लिए 266 घन मीटर पानी मिलेगा। यही सत्य है मंड बढ़ाओ, कहे पूर्वी राजस्थान, यही 4 बड़े फायदे पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से होंगे। वर्ष भर सिंचाई की सुविधा से राज्यों में फसलों की बुवाई 3 गुना तक बढ़ेगी। आय में वृद्धि होगी तो किसानों पर कर्ज का बोझ कम होगा। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे में उद्योगों को पानी मिलने से राज्य में औद्योगिक विकास और निवेश बढ़ेगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही क्षेत्र में बाढ़ और सूखे की स्थिति का भी स्थायी समाधान होगा। खेत बने सोने की खान ERCP ले आओ, चंबल के पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के सपने को वास्तविकता में बदलने का समय आ चुका है। 13 जिलों के लिए भागीरथी रूपक ये परियोजना इस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में सक्षम है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के युवा, महिलाएं व वृद्ध किसान इस महासंघर्ष में लक्ष्य प्राप्ति के लिए श्री रामनिवास मीणा के नेतृत्व में अब पूरे जोश के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। संकट तेरा जिलों में है, अब आक्रोश दिलों में है, राजा बंद किलों में है, पर जनता मुश्किलों में है, यही सत्य है। यही सत्य है, मंड बढ़ाओ, कहे
मेरे किसान भाइयों, अभी हम लोगों ने ये तय किया है कि हर महीने हम लोग 2 से 3 किसानों की सभाएं, महापंचायतें हम लोग अलग अलग ज़िलों में अलग अलग जगह पर करेंगे, जिसके लिए हम आप लोगों को समय समय पर सूचनाएं देते रहेंगे और आप वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर के किसान महासभाओं को सफल बनाएं। हमने ये निर्णय किया है कि हम एक विशाल किसान रैली, किसान ट्रैक्टर रैली निकालने जा रहे हैं, जो कि 13 ज़िलों में होकर के निकलेगी। इस ट्रैक्टर रैली में 500 ट्रैक्टर की रैली होगी तथा इस रैली में 5000 से अधिक लोग हैं, वो इस रैली में साथ साथ चलेंगे तथा जहाँ पर भी ये रैली रात्रिकालीन रुकेगी उस जगह पर महासभाएं प्रतिदिन की जाएंगी। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाई भाग लें और बहुत ही उत्सुकता के साथ इस रैली को सफल बनाएं, जिससे हमारी बातें हैं जो मीडिया के द्वारा सरकार के कानों तक जाएं और हमें हमारी पानी की आवश्यकता के लिए सरकार हमारी बातें माने। ऐसे आगे हमारा ये 2 प्रयोजन हैं कि पंचायतें करना और महापंचायतों के रूप में ये मैसेज सरकार तक पहुंचाना। इसके बाद जो किसान रैली है, उस रैली के माध्यम से हम किसान भाई जो विरोध प्रकट करके सरकार को आह्वान करें कि हमें पानी की आपूर्ति जल्दी से जल्दी करें तथा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP को केंद्रीय परियोजना के रूप में स्वीकृति प्रदान करें तथा अतिशीघ्र इसके ड्राफ्ट में संशोधन करके इस योजना पर कार्य प्रारंभ कराएं। राजस्थान के लिए जलवायु परिवर्तन का मतलब सिर्फ पानी का संकट ही नहीं, बल्कि एक समृद्ध इतिहास की साक्षी और कला संस्कृति की अनूठी धरोहर आज लुप्त होने के कगार पर है। भविष्य अंधकार में ना जाए, इसलिए वर्तमान को बदलना जरूरी है। ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाना ही एकमात्र विकल्प है, वरना वो दिन दूर नहीं जब आने वाली पीढ़ी सिर्फ किताबों में ही रंगीला राजस्थान देखेगी। ये चंबल की चिट्ठी है जो मरुधरा के सभी लाडलों को उनका अधिकार दिलाने को आतुर है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना न सिर्फ हमारे वर्तमान बल्कि भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। आइए इस महासंघर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेकर इस आंदोलन की सफलता सुनिश्चित करें। हमारी आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए ERCP का राष्ट्रीय परियोजना में शामिल होना इस अनूठी संस्कृति को बचाए रखने का एकमात्र रास्ता है। राजस्थान की कामधेनु चंबल आज हम सबको पुकार रही है। एक बूंद से घड़ा नहीं भरता, लेकिन बूंद बूंद से सागर भी भर जाता है। अगर हम सब आज एकता से हमारी राह में आने वाली हर मुश्किल का डटकर सामना करेंगे तो हमें चंबल का पानी लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। जरूरत है तो बस दृढ़ इच्छा शक्ति, एकता और विश्वास की। मैं रामनिवास मीना आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसान संघर्ष समिति सदैव किसान हित में काम करेगी। कर्तव्य पथ पर अडिग हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक चंबल का संदेश प्रशासन तक नहीं पहुंच जाता और जब तक ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करके हमारे किसान भाइयों को चंबल का पानी नहीं मिल जाता। जय किसान, जय भारत। खेत बने सोने की खान, चंबल के जल का अरमान, ठीक नहीं है ये फरमान, और कहे पूर्वी राजस्थान। संकट 13 जिलों में है, अब आक्रोश दिलों में है, राजा बंद किलों में है, पर जनता मुश्किलों में है, यही सत्य है। यही सत्य है पंत प्रधान कहे पूर्वी राजस्थान, यही सत्य है पंत प्रधान।
प्रधान कहे पूर्वी राजस्थान, यही सत्य है पंत प्रधान कहे पूर्वी राजस्थान, यही सत्य है पंत प्रधान कहे पूर्वी राजस्थान। प्यासे लोग हैं प्यासे खेत, ये विद्रोह के है संकेत, सोने वाले अब तो चेत, हमने तो कर दिया है सचेत। नहर बना कर दो पानी, इसी में है बुद्धिमानी, छोड़ो तुम आनाकानी वरना छोड़ो राजधानी। नहर बना कर दो पानी, इसी में है बुद्धिमानी, छोड़ो तुम आनाकानी वरना छोड़ो राजधानी। चंबल के जल का ऐलान कहे पूर्वी राजस्थान, आएंगे नाकाम बयान कहे पूर्वी राजस्थान। चंबल के जल का ऐलान कहे पूर्वी राजस्थान, आएंगे नाकाम बयान कहे पूर्वी राजस्थान। नहर अगर ले आओगे यश तुम निश्चित पाओगे, चूक अगर तुम जाओगे तो अपयश ही पाओगे। जाग उठे हैं जाग उठे हैं सभी किसान कहे पूर्वी राजस्थान, नहीं मिलेगा फिर सम्मान कहे पूर्वी राजस्थान। चंबल की चिट्ठी का सार है पानी का हाहाकार, जल्द मिले हमको अधिकार, हमने भर ली है हुंकार। बहू बेटियां मीलों चल लाती है पीने का जल, तन मन हो जाता घायल तब रोती होगी चंबल। राज धर्म को अपनाओ, काम वंचितों के आओ, ERCP ले आओ, तुम वोट हमारा ले जाओ। रोको नारी का अपमान कहे पूर्वी राजस्थान, ये परियोजना है वरदान कहे पूर्वी राजस्थान। जाग उठे हैं सभी किसान कहे पूर्वी राजस्थान, नहीं मिलेगा फिर सम्मान कहे पूर्वी राजस्थान, कहे पूर्वी राजस्थान, कहे पूर्वी राजस्थान, कहे पूर्वी राजस्थान, कहे पूर्वी राजस्थान। भामाशाय चले मंडराले हो भैया, चंबल माते को मनाने। भामाशाय चले मंडराले हो भैया, चंबल मात को मनाने। पूरे नर नार चले सब संग में, पूरे नर नार चले सब संग में, चले सभी सुकुमार हो भैया, चंबल मात को मनाने। भामाशाय चले मंडराल हो भैया, चंबल मात को मनाने। महाआरती करी जाए वहाँ, महाआरती करी जाए वहाँ, जाके करी पुकार हो भैया, चंबल नदी को मनाने। भामाशाय गए मंडराल हो भैया, चंबल मात को मनाने।